Very good morning, dear students. Welcome to the class of chemistry where we are talking about hybridization. In the hybridization, so far we have talked about sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, and along with that we have talked about orbital picture of ethane, ethylene, and acetylene also. In today's lecture, we are going to take up shapes of molecule which have bond pair of electron as well as lone pair of electron. So in the earlier part of the chapter, I have told you lone pair of electrons are those electrons which do not take part in the bond formation, which do not participate in the bond formation. तो चैप्टर के अर्लियर पार्ट में ये आपको बताया गया था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। वो बात अलग है कि जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो ये लोन पेयर भी हम कभी ना कभी यूज़ कर ही लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में यूज़ किए थे तो हमने लोन पेयर वहाँ पे वाटर के यूज़ किए थे हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए। चलो ये चीज़ें तो चलती जाएंगी जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे। आज हम सबसे पहली शेप जो ऐसे मॉलिक्यूल की पढ़ने जा रहे हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल है वो। इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएंगे। अमोनिया, यस ऑफ कोर्स, अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है, राइट? अमोनिया इज NH3। तो नेचुरली सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 है, ठीक। तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आई हैव रिटन हियर ये 2s है और ये 2p है मेरे पास। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में x में 1 इलेक्ट्रॉन है, y में 1 इलेक्ट्रॉन है, z में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें मैं सिर्फ ग्राउंड स्टेट शो कर रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आई एम नॉट शोइंग अप बिकॉज यू नो वेरी वेल कि 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 2d नहीं होता। 3s हो सकता था यहाँ पे, 3s यहाँ पे खाली था। तो अगर 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3s में चला जाता तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती। लेकिन बचा, मैंने आपको बताया था कि जब कोई बाहर से एटम नाइट्रोजन के साथ लाइक अमोनिया है तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करने आएंगे तो वो इतनी रिपल्शन या इतनी एनर्जी नाइट्रोजन को नहीं दे पाएंगे कि नाइट्रोजन के 2s के एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में 3s में जंप करके चला जाए, बिकॉज 2s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और 3s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। और मैंने हाइब्रिडाइजेशन के सेलेंट फीचर्स में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं या इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिनका एनर्जी लेवल नियरली सेम होता है, यानी यहाँ क्वांटम नंबर भी सेम होता है। तो इसलिए डेफिनेटली 3s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके नहीं जाएगा, राइट? इट कैन नॉट गो, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3s में चला जाता। वेल, मैंने रब भी कर दिया, लिख भी दिया, रब भी कर दिया, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू प्रैक्टिकली कि ये कैसे होता होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के सेलेंट फीचर्स याद कीजिए, उसमें एक सेलेंट फीचर था
कि हाइब्रिडाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, इवन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चूँकि 2s का इलेक्ट्रॉन 3s में जंप करके नहीं जाएगा, तो इसलिए 2s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंटरमिक्सिंग के दौरान एक s ऑर्बिटल होगा, 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, एक s ऑर्बिटल की और 3 p ऑर्बिटल की, एंड वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और सबकी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोर्स sp3 है, पर 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई हैव टोल्ड यू L डॉट P को आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। सो दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया। और हाइब्रिडाइजेशन के सेलेंट फीचर्स ज़रूर पढ़िए, वहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ, या वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने वीडियो को प्राइवेट नहीं करा, पब्लिक ही है अभी। हाइब्रिडाइजेशन की कोई भी वीडियो मैंने प्राइवेट नहीं करी। अगर आपको लगे कोई प्राइवेट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्राइवेट है, इसे पब्लिक कर दीजिए। वैसे ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो हाइब्रिडाइजेशन के सेलेंट फीचर्स में मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया था कि ज़रूरी नहीं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल, यानी जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इवन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो स्ट्रक्चर तो यही बनेगा जैसे मीथेन में बना था। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। दैट इज़ अनदर थिंग कि यहाँ पे मीथेन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था और नाइट्रोजन में यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में ये भी बताया था कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। तो ये आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए, पर एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऐसा जरूर बनाइए जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हमारे पास 2s ऑर्बिटल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम इसे 2p ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑल ऑर्बिटल्स shown here 1 2 3 4, all orbitals shown here are sp3 hybridized orbital of nitrogen. Till here are clear to you? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसे डॉट के साथ शो करना चाहता हूँ। तो ये मैंने डॉट के साथ शो कर दिया। तो ये मेरा नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये सारी sp3 है ना, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ठीक है। वैसे आप जो डायग्राम बना के मुझे काम सबमिट कराते हो ना, उसमें तो डायग्राम्स इतनी अमेजिंग होती हैं ना, सच्ची बाय गॉड। कोई भी उन डायग्राम्स को चेक करे ना, तो उसमें चश्मे का नंबर, स्पेक्टिकल का नंबर काफ़ी बढ़ सकता है। तो थोड़ी सी क्या कहते हैं, दया करो मुझ पे। अब जब डायग्राम बनाते हो थोड़ी अच्छी बनाया करो। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने डॉट्स के साथ दिखा दिया, थोड़ा इजियर हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन बेचारे के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, अमोनिया बन गया। तो अगर आप इसकी डायग्राम को
सिंप्लीफाइड करके बनाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए और यहाँ पे 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल HNH के बीच में दिखा दीजिए और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। sp3 hybridization है but we will not call it as a tetrahedral geometry, we will not call this shape as a tetrahedral shape। हम इसकी शेप को टेट्राहेड्रल नहीं करेंगे बोलेंगे, हम इसकी शेप को पिरामिडल शेप बोलेंगे। क्यों पिरामिडल शेप बोलेंगे? बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेप में काउंट नहीं करना। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, इसको देखना ही नहीं है। अब बाकी वाली डायग्राम देखिए, बाकी वाली डायग्राम देखिए, बाकी वाली जो डायग्राम है दिस लुक्स लाइक ए पिरामिड। ये एक पिरामिड की तरह है। कैन यू सी दिस? इट्स लाइक ए पिरामिड। तो बेटा अमोनिया की डायग्राम जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिना एक पिरामिडल शेप है और इसकी और एग्जाम्पल हैं मैंने लिखी हुई हैं NF3, PH3, PCl3, हाइड्रोनियम आयन एट्सेट्रा। आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना अभी आपको लगेगा कि ये याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जब ट्यूसडे ऑनवर्ड मैं आपको शॉर्टकट मेथड इनके सिखाऊंगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन अपने आप निकालनी आ जाएगी। 30 सेकंड शायद ज़्यादा है, 20 सेकंड्स में। बाकी बच्चों की वेरी करता है एफिशिएंसी पे, कोई 20 सेकंड में कैलकुलेट कर लेगा हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा जैसे NF3 है तो आपसे पूछेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो आप इतने लंबे चौड़े मेथड से थोड़ी ना निकालेंगे। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट बाय सच ए लॉन्ग मेथड, सच ए कम्बरसम मेथड। मैं आपको शॉर्टकट ट्यूसडे से सिखाना शुरू करूँगा, तो उसमें शॉर्टकट में आपको किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन जो है, कोवलेंट मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट फिर से वही है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आप हाथ रख लीजिएगा, उसकी शेप को आपने नहीं काउंट करना और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिना जो बाकी शेप है उसको आपने देखना है। तो इसकी शेप पिरामिड जैसी है तो इससे पिरामिडल इन नेचर। अच्छा, एक चीज़ अगले पेज पे इसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे अमोनिया के केस में जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री है। उसका क्या रीज़न है? उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं, इस तरफ पुश करते हैं, और इधर से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को NH बॉन्ड को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH बॉन्ड को इस तरफ से रिपेल करता है और इस तरफ से रिपेल करता है। एज ए रिजल्ट ये वाले जो NH बॉन्ड हैं थोड़े पास आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 से डिक्रीज होके 107 डिग्री हो जाता है। आई एम वेरी श्योर कि आपको अमोनिया का ये मॉलिक्यूल जो है, अमोनिया की जो शेप है अच्छे से क्लियर होगी। ऐसे ही हमने एक और शेप हम करेंगे, दैट इज़ शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेट्स कम टू दैट। आप इस पे एक लुक मारिए कि क्या ये आपको क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं वाटर की शेप पे। वाटर की शेप आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजियर होगी बिकॉज आपने अमोनिया की शेप को अंडरस्टैंड कर लिया है और ये भी मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों कर गया। मतलब रेगुलर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है, जैसे मीथेन में हुई थी या इथेन में हुई थी, जैसे आपने कल वीडियो में इथेन पढ़ा था, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.28 था। तो लेकिन यहाँ पे 107 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH बॉन्ड को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री से डिक्रीज करके 107 डिग्री रह गया है। अब
जो वाटर की हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। देखिए कैसे। वाटर में आप बताइए कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। बेचारे के पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1s1। भूखा नंगा तो है हाइड्रोजन, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कभी भी सेंट्रल एटम के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता और इसकी कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन लगे हों और साथ में कोई दूसरा एटम हो तो झट से आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम हाइड्रोजन तो नहीं है एटलीस्ट। तो वाटर में सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, 2 4 6 7 8। ठीक, राइट। तो हमें अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन इनर शेल की तो लिखनी नहीं होती, 1s तो लिखनी नहीं है, 1s2 तो लिखना ही नहीं है। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2px के 2 इलेक्ट्रॉन, 2py का 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz का 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2s का इलेक्ट्रॉन हमने इसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही दिखाई है, जैसे अमोनिया में दिखाई थी, नाइट्रोजन में दिखाई थी। हमने वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट नहीं दिखाई थी, बिकॉज वहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि 2p के बाद बेसिकली क्या होता है? 3s, और 3s के बाद क्या होता है? 3p। तो क्वांटम नंबर अगर 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 3s में जाएगा, 2px में से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 3p में जाएगा। एंड आई हैव टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम्स कि जब हाइब्रिडाइजेशन होनी होती है इनके क्वांटम नंबर जो हैं वो नियरली सेम होते हैं, अगले शेल के क्वांटम नंबर्स नहीं होते। यहाँ पे क्वांटम नंबर 2222 है, तो आप इनकी मिक्सिंग 3s 3p के साथ नहीं कर सकते। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बिकॉज मुझे 3s और 3p जो है वो नहीं चाहिए। आई डू नॉट नीड इट बिकॉज इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जंप करके नहीं जा सकते। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा 4 लोब होते हैं, टेट्राहेड्रॉन, लेकिन इसमें 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वाला और ये वाला, कोई भी 2 बना दीजिए आप, ऐसे होंगे जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी या जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। जब ये इंटरमिक्स कर गए तो इनकी आइडेंटिटी चेंज होगी, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने के बाद 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नीचे लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसलिए इसके बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के जो हैं, ये सेंटर में ऑक्सीजन है, ऐसे हैं जिनमें जो हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना वाटर के केस में, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, तो 2 लोब्स तो ये यूज़ कर लेगी और ये 2 नहीं यूज़ कर पाएगी, तो ये 2 फिर क्या हो जाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे की बजाय मैं डॉट्स के साथ दिखा देता हूँ। तो ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि ओ कई बार ज़ीरो लगता है या गोल लगता है, कुछ भी लगता है। तो ये रेड कलर का स्फेरिकल एटम जो है हाइड्रोजन का है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। एक ब्लैक डॉट, एक ब्लैक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया और एक ब्लैक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आया, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने भी हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये 2 जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको सिंप्लीफाइड करके कैसे लिखेंगे? इसको सिंप्लीफाइड करके हम डायग्राम को ऐसे लिखेंगे जैसे ये दिखाई हुई है, HOH, और ये जो ब्लैक लाइन से दो डॉट्स दिखाए हुए हैं LP मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख दें तो चलेगा? ये ऑक्सीजन है, उसके ऊपर दो लोन पेयर, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, यानी 1 2 एक पेयर हो गया, 1 2। ब्लैक कर दूं इसको भी? मतलब आपको अगर गलती लग रही है तो कि यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे रेड कैसे हो गए? क्या यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो गया? नहीं बच्चे, डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं। तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, दो लोन पेयर हैं तो लोन पेयर दिखा दिए, और क्या बन गया? HOH, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री 104.5 डिग्री है। ठीक है, तो जब इसकी शेप देखनी होती है तो आप मुझे बताइए कि शेप देखते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको नहीं देखते। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे तो ये क्या बनेगा? HOH, यानी V शेप। V को उल्टा कर दो तो V ऐसे होता ना, V फॉर वैन। V फॉर वैन नहीं पता चला? V फॉर वेरी गुड V फॉर वेरी। ठीक है, तो आपने लोन पेयर को नहीं देखना, HOH को देखिए। लोन पेयर पे आंखें बंद कर लीजिए, हाथ रख लीजिए। शेप जब बनानी है तो ये V से उल्टा है तो इसको V शेप भी कह देते हैं, बेंट शेप भी कह देते हैं, एंगुलर शेप भी कह देते हैं। ये वाटर की शेप्स हैं। नाउ $1 million क्वेश्चन कि जब CH4 में मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री था। अमोनिया में वो डिक्रीज होके 107 रह गया, और वाटर में और डिक्रीज होके 104.5 डिग्री हो गया। ऐसा क्यों है? मैंने पेपर पे एक क्वेश्चन बना के इनके आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। लोन पेयर एक तो पहले एक दूसरे को बहुत रिपेल करते हैं। वेस्पर थ्योरी में बताया था लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मैं रिपीट करता हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जब आपको कराई थी उसमें बताया था कि लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर और भी कम रिपेल करते हैं। ये लोन पेयर एक यहाँ पे है, ये OH के बॉन्ड को रिपेल करेगा। ये एक लोन पेयर यहाँ पे है, ये भी OH के बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ये दोनों थोड़ा सा पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल अमोनिया के कंपैरेटिवली और भी डिक्रीज होके 104.5 डिग्री हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर है, वाटर का जो शेप है वो आपको क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, पर आप देखिए कि ये आपको क्लियर है। तो आगे मैं आपको SF4 और ClF3 की शेप्स कराऊंगा, फिर उसके बाद फिर शॉर्टकट्स शुरू हो जाएंगे, शॉर्टकट टेक्निक्स शुरू हो जाएंगी। तो मेरे पास नेक्स्ट है SF4। एग्जैक्टली ऐसे ही करनी है, बस शेप का नाम याद करना है आपको। SF4 में सल्फर की ग्राउंड स्टेट लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1। तो चलो 3 में तो ऐसा है कि 3D भी होता है, और जो पीछे वाटर और अमोनिया की शेप्स आई थी उसमें 2D नहीं होता था, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट इनकी हो सकती है। तो ऐसा है कि 3s का 3px2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आ जाता है, रास्ता बनाऊं, आजा 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 3D में आ जाता है।
3p का, 3s का नहीं आ पाता। क्योंकि इसकी ज्योमेट्री में हमारे पास टेक्निक्स होती हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके हेल्प से हम बॉन्ड एंगल मेज़र करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें लोन पेयर हैं कि नहीं है। ये सारा मतलब आप अगर रिसर्च में जाओगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे तुक्के मारी जा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका नहीं जाएगा। हाँ, आपको मतलब ये अच्छी तरह से आ जाए उसके लिए हम शॉर्टकट टेक्निक्स कराएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने लोन पेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वैसे भी लोन पेयर वाली 4 ही ज्योमेट्री आपने करनी है, एक वाटर, एक अमोनिया जो करा दी, एक SF4 करवा रहा हूँ, एक ClF3 करवा दूंगा। ठीक है, तो SF4 और ClF3 तो चलो 12th स्टैंडर्ड के लिए हैं, लेकिन आप कीजिए तो 3px का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ जाता है और 3d जो ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करता है उसका नाम 3dz² है। तो s ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे ही रहते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो साइंटिस्टों को कैसे पता चला, केमिस्टों को कैसे पता चला कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बॉन्ड एंगल हैं वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन से काफ़ी मैच करते हैं और एक इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है जिसने बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में सेंटर में सल्फर होता है और एक ट्रायंगल होता है, एक ब्लैक कलर की लाइन दिखा दी, 2 रेड कलर की दिखा दी, तो एक ट्रायंगल हो गया। और एक पिरामिड ऊपर होता है, PCl5 की एग्जांपल याद कीजिए। तो एक फुलरीन ऊपर है पिरामिड, एक फुलरीन नीचे है पिरामिड, तो भी ये बाई पिरामिडल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन SF बॉन्ड को रिपेल करता है इधर से, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन SF बॉन्ड को इस तरफ भी रिपेल करता है। तो ये सीधा होना था, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है, तो बॉन्ड एंगल 173 डिग्री रह जाता है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल PCl5 में 120 था वो डिक्रीज होके 102 डिग्री हो गया। बॉन्ड एंगल आप SF4 के केस में याद कर लीजिए, अच्छा है, 12th स्टैंडर्ड में भी याद करने ही है, 11th में तो नहीं है, तो लेकिन 12th में भी याद करने हैं तो आप याद कर लीजिए। लेकिन आगे चल के जब मैं शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा तो बॉन्ड एंगल सिर्फ इतने ही याद करने हैं जितने मैंने आपको करवाए हैं, आगे बॉन्ड एंगल्स आपने याद नहीं करने। और इसकी जो शेप है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो आप हाथ रख लीजिए, रख लिया। पार्क में जाते हैं, पार्क में झूला होता है ना, जिसमें एक बच्चा एक तरफ इस बैठता है और इस तरफ बैठता है, एक फट्टा लगा होता है, एक लकड़ी का फट्टा लगा होता है, बच्चा एक तरफ बैठता है एक तरफ बैठता है, नीचे इस तरह का स्पोक होता है सपोर्ट करने के लिए होता है ना, तो इसलिए इसका नाम सीसा है। ठीक है, और इसे फोल्डेड स्क्वायर भी कहते हैं, जैसे सिजर होती है जिसको फोल्ड कर लेते हैं। पता नहीं आप में से किन बच्चों ने वो सीजर देखी होगी, कईयों ने वो कैंची देखी होगी, कईयों ने नहीं देखी होगी, पर आमतौर पे आदमियों के पास होती है, उन्होंने मूछें काटनी होती हैं अपनी स्क्वायर फोल्डेड, तो फोल्डेड स्क्वायर उस तरह की इसकी शेप बनती है, तो इसलिए इसका नाम फोल्डेड स्क्वायर भी है। सीसा शेप भी है, सीसा शेप जैसे पार्क में झूले लगे होते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक लकड़ी का जो है फट्टा, तो यहाँ पे ऐसे नीचे सपोर्ट लगी हुई है, तो बच्चे दोनों तरफ बैठते हैं तो नीचे सपोर्ट लगी होती है, तो ये ऐसे ऐसे होता है, तो इसलिए इसको सीसा शेप भी बोल दिया है। तो वैसे तो बिल्कुल स्ट्रेट ये दोनों लाइंस मैं बनाता तो मैंने 180 डिग्री अगर स्केल से बनाता, मैंने हाथ से बनाई, मैंने दिखाया थोड़ा सा बेंड कर गया, थोड़ा सा बेंड कर गया, तो बॉन्ड एंगल 180 की बजाय 173 हो गया, क्योंकि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को क्या किया, रिपेल किया। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड एंगल PCl5 में 120 था, लेकिन यहाँ पे 102 है। रीज़न वही है, लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। जब ये इसको रिपेल करेगा और इसको रिपेल करेगा तो ये दोनों किसको रिपेल करेंगे,
अगले वाले को, इसको और इसको रिपेल करेंगे तो ये भी दोनों फुलरीन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल जो है 102 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास हर क्लासेस में डेफिनेट इंस्ट्रूमेंटेशन होती है जिसमें इनके बॉन्ड एंगल डिटेक्ट होते हैं, जिसमें इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिटेक्ट होते हैं। हाँ, +1 के बच्चों को थोड़ा सा लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के केस में थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, पर ले दे के ज्योमेट्रीज कितनी है जिसमें लोन पेयर हैं अभी 11th स्टैंडर्ड में। एक वाटर होगी, एक अमोनिया होगी, एक SF4 होगी, ClF3 होगी अभी। लेकिन जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको करवाऊंगा ना, उसमें मैंने शॉर्टकट्स कराने हैं। तो शॉर्टकट्स में ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है कि इस ज्योमेट्री में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गॉट इट? तो ये SF4 की ज्योमेट्री थी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ClF3 की ज्योमेट्री है। उसमें भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्लोरीन सेंट्रल एटम, नियोन मैंने लिख लिया 1s2 2s2 2p6 लिखने से बेटर, 3s2 3px2 3py2 3pz1 3d खाली पड़ा है। वाटर और अमोनिया में हम 2d नहीं लिख सकते थे क्योंकि 2d नहीं एग्जिस्ट करता, आपने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा हुआ है 2d नहीं होता, तो 3d होता है। और यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम 3dz² है। ये मैंने पीछे बहुत डिटेल में बताया था। तो क्लोरीन 3s2 3px2 3py1 3py1, इसका मतलब कि 3p2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3d1 हो गया, यानी 3d में चला गया। तो क्या 3px के नहीं जा सकते थे? 3d के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकता था। 3s का नहीं जा सकता था? जा सकता था। पर पंगा ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में जो फिगर हमें नज़र आती है, वहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसकी शेप में 2 लोन पेयर नज़र आते हैं। तो अब मैं 2 लोन पेयर तो तभी दिखाऊंगा अगर मैं 3s और 3px2 के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड नहीं करूंगा। अगर पेयर्ड ही रहने दूंगा तभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेटली एक ट्रायंगल होता है, तो ये ट्रायंगल हो गया। और एक बाइपिरामिडल होता है, ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो लोन पेयर पे हाथ रख लेते हैं। अब बताइए कौन सी शेप है? टी शेप। टी फॉर टैंक, टी फॉर टैंक, टी फॉर टिट फॉर टैट। ठीक है, टी फॉर ट्रेन। ये टी शेप है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना। तो MCQs में वो टी शेप की बजाय बेंट टी शेप भी कह सकते हैं। बेंट टी शेप पता क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल 180 डिग्री, ये 90 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे नहीं है, क्योंकि लोन पेयर बैठे हुए हैं ना अंकल रिपेल करने के लिए। ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा। तो ClF के जो बॉन्ड हैं वो बिल्कुल 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं दे सकते, थोड़े से बेंट हो जाएंगे। और ये जो ClF3 का कंपाउंड है, इसे इंटरहेलोजन कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रल एटम भी हेलोजन है और जो साइड पे एटम लगे हुए हैं जो बॉन्डिंग बना रहे हैं इसके साथ, वो भी हेलोजन्स हैं। इसके साथ ही जो लेंथियर मेथड है जिसके साथ हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी थी वो ख़त्म हो गया। मैं लेकिन जल्दी से बता दूं आपको, हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो मेरा अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें अगले 2-3 लेक्चर जो आएंगे ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन आप हर मॉलिक्यूल की इतनी फास्ट करेंगे, आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने ये पहले वाला पार्ट क्यों पढ़ाया हमें। बेटा, कंसेप्ट बिल्ड करना ज़रूरी होता है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे तो ही मैं शॉर्टकट पे जा सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। गुड डे।